नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात हम इजराइल हमास जंग की करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 यानी कि ठीक एक साल पहले आज के दिन ही हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। एक साल बाद क्या कुछ बदला है? क्या वाकई में हमास की कमर को इजराइल तोड़ पाया है? टॉप लीडरशिप को क्या खत्म कर पाया है? क्या हमास जो कि एक सोच बन चुकी है उसको खत्म इजराइल कर पाया है? और क्या यह जंग अब बढ़कर मिडिल ईस्ट तक पहुंच रही है? इसको समझना होगा। डिटेल से इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन साथ ही साथ एयर चीफ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। एयर मार्शल सर की तरफ से कहा गया है, एपी सिंह सर की तरफ से, कि भारतीय वायु सेना के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और ये भारत के लिए चिंता का सबब है। एक तरफ हम तेजस का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है एएमसीए का भी इंतजार लगातार जारी है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए टू फ्रंट वॉर के लिए, लेकिन ये संख्या गिरकर 31 तक पहुंच चुकी है और इसमें भी 2 मिग 21 के स्क्वाड्रन्स हैं। इस पर भी अपने एक्सपर्ट से हम सारी डिटेल से बातचीत करेंगे। और साथ ही में एक और अहम मुद्दा जिस पर बात बेहद जरूरी है, क्योंकि इंडिया आउट अभियान चलाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत के दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो चुकी है और मुइजू को भी यह समझ में आ चुका है कि चीन के साथ चलकर कोई फायदा नहीं है। भारत के साथ चलेंगे तो फिर बल्ले बल्ले है। तो कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल हमास जंग का एक साल पूरा। हमास के 17,000 लड़ाकों की मौत, आईडीएफ ने जानकारी दी। हमास की टॉप लीडरशिप का भी खात्मा किया गया। इजराइल के 730 सैनिकों की भी मौत हुई। इजराइल हमास जंग का एक साल पूरा। इजराइल हमास जंग का एक साल पूरा। हमास के 17,000 लड़ाकों की मौत, आईडीएफ ने कहा। हमास की टॉप लीडरशिप का भी खात्मा कर दिया गया है। यहां सिलवार की तलाश जारी है। इजराइल के 730 सैनिकों की मौत हुई है। इजराइल हमास जंग का एक साल पूरा हो चुका है। हमास के 17,000 लड़ाकों की मौत। क्या कुछ पिछले एक साल में घटनाक्रम घटा है उसको समझेंगे हम। एक बार ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी आपको दे दें, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमला होता है। एक ही दिन में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और बेरहमी से हत्या की जाती है। 251 लोगों को अगवा किया गया था। उनमें से चंद लोग रिहा हो गए, कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ अभी भी हमास की गिरफ्त में है। 17,000 हमास लड़ाकों की उसके बाद मौत हुई जब इजराइल ने ऑपरेशन अपना शुरू किया। 41,000 नागरिकों की भी गाजा में मौत हो चुकी है। आठ ब्रिगेड कमांडर, 30 बटालियन कमांडर हमास के मारे जा चुके हैं। 40,300 ठिकानों पर हमला इजराइल ने किया पिछले एक साल के अंदर। 4,700 सुरंगों का पता लगाया गया। हिजबुल्लाह के 8,000 लड़ाके मार दिए गए, ये भी आईडीएफ ने दावा किया है। और हिजबुल्लाह 11,000 ठिकानों पर भी इजराइल ने स्ट्राइक की है। तो इसको समझना होगा क्योंकि एक साल इस जंग को पूरा हो चुका है, लेकिन अब यह जंग किस ओर जा रही है। जिस प्रकार से इजराइल हिजबुल्लाह से उलझा है, जिस प्रकार से ईरान ने इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और दुनिया की नजरें अब इजराइल के ऊपर है कि इजराइल क्या पलटवार करता है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। और हमारे साथ आज चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर महेंद्र सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र, जय हिंद सबसे पहले आपको।
थैंक यू, शुक्रिया। राजन कोचर सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। एक साल इस जंग को हो चुका है। एक साल पहले हमास ने क्या किया वो पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद इजराइल क्या कर सकता है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज एक साल बाद अगर मैं आज ए एक्सपर्ट्स आपसे पूछने की कोशिश करूं अपने व्यूअर्स के लिए कि इजराइल ने क्या कुछ पाया, क्या कितना हमास को वो खत्म कर पाया, और क्या ये जंग अब आगे फैल रही है, तो कैसे समझाएंगे सर आप? राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और बहुत जरूरी है हमको ये एनालाइज करना कि पिछले एक साल में इसराइल ने क्या हासिल किया। मैं इस आंसर को तीन पार्ट्स में दूंगा। एक मैं स्ट्रेटेजिक, एक ऑपरेशनल और एक टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जो इसराइल की रही है वो है एक मानसिक चोट। जी टेररिज्म को और हजबुल्ला को और हमास को एक मानसिक चोट दी गई है। और ये आपने देखा जब पेजर्स अटैक हुआ था और पूरी टॉप लीडरशिप को जैसे सफाया कर दिया गया था। तो इसमें मैं मानता हूं कि इजराइल ने एक स्ट्रेटेजिक जो विक्ट्री है, मैं इसकी मानता हूं कि हमास और हजबुल्ला के अगेंस्ट हासिल करी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में मैं इजराइल को 10 में से 6 नंबर देता हूं, ओके बिकॉज ऑपरेशनल में इजराइल ने जो ताकत थी हजबुल्ला की, जो ताकत थी हमास की। और हम अभी देख रहे हैं कि टेल अवीव में रॉकेट अटैक हुआ है। हम जी देख रहे हैं कि हाइफा में मिसाइल अटैक हुआ है आज के दिन। तो एक आज का दिन बहुत मायने रखता था इसराइल के लिए कि 7 अक्टूबर को क्या इसराइल ये अटैक्स को रोक पाएगा, क्या ये गजा से मिसाइल और रॉकेट्स लॉन्च हो पाएंगी। और स्पेशली खान यूनिस से लॉन्च हुई है। ये इसका मतलब है कि जो पकड़ साउथ गजा में इसराइल ने एक टाइम पे हासिल करी थी, और बाद में आपको याद है कि साउथ इसको गजा से इसराइल फोर्सेस ने अपने आप को रीडिप्लॉय किया था, वहां से निकल चुके थे कि जी हमने यहाँ पे हमास का तकरीबन सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो हमास ने एक मैसेजिंग दिया कि ऑपरेशनल लेवल पे वो अभी भी कायम। ओके और हजबुल्ला की अगर हम उसको बात करें तो वो भी आज ऑपरेशनल लेवल पे कायम है और दम रखते हैं कि इजराइल को एक जवाब दे सके आने वाले वक्त में भी। आप देखेंगे कि काफी इसको लड़ाई होगी इस क्षेत्र में, साउथ लेबनान में। और तीसरा जो मेरा आपको है टैक्टिकल लेवल पे। जी टैक्टिकल लेवल का मतलब है गुरिल्ला वॉरफेयर। जी टैक्टिकल लेवल पे मेरा मतलब है क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, क्लोज क्वार्टर बैटल। और उसके लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस काफी सक्षम है, उनकी काफी अच्छी ट्रेनिंग है, उनके स्पेशल फोर्सेस हैं। और आप जानते हैं नेतन्याहू खुद ही एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो रहे हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये 50-50 रहा है, क्योंकि जो ये फायर फाइट्स हुई हैं और जो ये जी लड़ाई हुई है, काफी हद तक इजराइल ने इसमें अपना सक्सेस लिया है गजा में। पर अभी हम जो हजबुल्ला के साथ लड़ाई देख रहे हैं उसमें काफी कैजुअलिटीज इजराइल डिफेंस फोर्सेस को मिली है। तो ये मैं इसको मानता हूं अपनी फाइनल अपने डिडक्शन में
के टैक्टिकल लेवल पे इजराइल को अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा ठीक है। और ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाना पड़ेगा और इस लड़ाई में और गहरा उतरना पड़ेगा। खास तौर पे साउथ लेबनान में आज की न्यूज ये है कि 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो इजराइल की है, वो तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन, सॉरी, ये तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन है जो साउथ लेबनान के अंदर जा चुकी है। इसका ये मतलब है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि इजराइल को फोर्सेस की कमी महसूस हो रही है अपने ऑपरेशंस को आगे ले जाने की, और इसीलिए क्योंकि जो फ्रंट उनकी ज्यादा हो गए, रिजर्व इन्फेंट्री डिवीजन थी उसको भी इंडक्ट कर ली। ठीक है सर, क्योंकि फ्रंट कई खुल चुके हैं सर। एक तरफ गाजा में भी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ लेबनान में भी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर महेंद्र, माफी के साथ मैं एक छोटे से ब्रेक ले जा रहा हूं सर। ब्रेक के बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार ये भी तो हमें समझना होगा कि इस एक साल में बहुत कुछ हुआ है। इस्माइल हानिया, रईसी का जाना, ईरान के विदेश मंत्री का, नसरुल्लाह का दुनिया को अलविदा कह देना, तो क्या ये नेतन्याहू की अचीवमेंट है? लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू का यूएन को ठेंगा दिखाना, ये क्या थे? पर बात लगातार हमारी जारी है, क्योंकि इजराइल हमास जंग के एक साल पूरे हो चुके हैं। इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का हमास के खिलाफ ऑपरेशन कितना कामयाब रहा है। तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मेजर जनरल राजन कोचर सर ने समझा दिए हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो हम अब डॉक्टर महेंद्र सिंह से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह, पिछले एक साल में नदियों में बहुत पानी बह गया है। अगर हम बात करें, इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ था, उसका ईरान में क्या हुआ सबको पता है। रईसी और उनके विदेश मंत्री जो कि बहुत कट्टर थे इजराइल को लेकर, संदिग्ध मौत उनकी, क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को भी आईडीएफ ने, मोसाद ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो टॉप लीडरशिप को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। मोसाद की बात करें, शिनबेल्ट की बात करें, क्या इसे इजराइल की एक बड़ी अचीवमेंट माना जा सकता है? और दूसरा पॉइंट नेतन्याहू को लेकर बात चली थी कि ये जो जंग है ये नेतन्याहू की सर्वाइवल की जंग है। लेकिन जिस प्रकार से नेतन्याहू का रुख यूएन को लेकर रहा, यूएन, फ्रांस, जर्मनी, तमाम देश कहते रह गए कि आप आगे मत बढ़िए, लेकिन नेतन्याहू ने अंगूठा दिखाकर जो करना था वो करके दिखाया। इसे आप कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और सिर्फ इजराइल हमास युद्ध ही नहीं, रशिया यूक्रेन युद्ध भी खासकर वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हैं। और ऐसे समय में ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सफलता या विफलता पर। क्योंकि जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को जो उनके चार्टर में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, वो आर्टिकल 1 में वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए ही दी गई थी। और ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री का यूएन सेक्रेटरी जनरल के बारे में इस तरीके का बयान दिया जाना, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत शुभ संकेत है जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सफलता का प्रश्न है। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने शॉर्ट टर्म में, अगर आप कहें तो, अपने जो विजिबल, जो दिखाई देने वाले दुश्मन थे, उनको कहीं न कहीं एलिमिनेट करने में सफलता हासिल की है। अपना जिस प्रकार से एक साल पहले आक्रमण हमास ने किया था, उन्होंने अपने राष्ट्रीय सम्मान को बचाए रखने में सफलता हासिल की है। लेकिन इन आतंकी संगठनों का ये एक हाइड्रा हेडेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। आपने लीडरशिप तो एलिमिनेट कर दी, लेकिन अगर इनको फंडिंग और जो बाकी सैन्य सपोर्ट, वित्तीय संसाधन मिलते रहे, तो ये फिर उसी तरीके से इस्माइल हानिया की जगह पे कोई और चीफ होगा, नसरुल्लाह की जगह पे जो है हिजबुल्लाह का कोई और चीफ होगा। तो ये संगठन फिर से, जब तक इनके आप कहें कि जड़ पे अटैक न किया जाए, पूरा जो वैश्विक समुदाय है वो एक साथ आतंकवाद को एक बड़ी समस्या, या जो कट्टरपंथी विचारधाराओं का विभिन्न देशों में विस्तार जिस प्रकार से हो रहा है,
उसका मिल के चुनौती न करें, तब तक मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म गेन है इजराइल के लिए। और उन्होंने निश्चित रूप से नेतन्याहू के लिए फेस सेवर है अपने अपने देशवासियों के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने एक हार्ड लाइन अप्रोच जो है अडॉप्ट कर रखी थी। तो ये निश्चित रूप से उनके लिए ये है कि हमने हमास के चीफ को मार गिराया, हमने हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया और ईरान में घुस के मारा। जी ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सफलता है और वहां के देशवासियों के लिए जो है एक आप कहें कि शॉर्ट टर्म में देखें तो एक विजय का क्षण है। लेकिन इससे जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पे सवाल उठे हैं, जिस प्रकार से तमाम जो वैश्विक मंच हैं उनकी सफलता पे सवाल उठे हैं, ये बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के समक्ष अगर हम देखें तो। ठीक है सर, चलिए मैं फिर आता हूं आपके पास। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर सर, 2-3 पॉइंट मुझे और समझाइएगा आप। क्या इजराइल ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि आपको मिलिटेंट के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी होगी? अगर इस प्रकार का अटैक होता है तो आपको पूरी ताकत के साथ अब लड़ना होगा। और अब कंट्री टू कंट्री कम फाइट्स होंगी, बल्कि अब मिलिटेंट ग्रुप के साथ ज्यादा फाइट्स होंगी। अंडरग्राउंड बैटल्स, क्योंकि अभी तक स्पेस में बैटल हो रही थी, जमीन पे हो रही थी, पानी में हो रही थी, लेकिन टनल के अंदर भी अब आपको बैटल लड़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए तमाम सेनाओं को अब तैयार रहना होगा, और खासकर भारत को भी, क्योंकि पीओके से ऐसी कई खबरें आई हैं जहां पर चीन पाकिस्तान के लिए टनल्स बना रहा है सर। तो क्या एक नया कंसेप्ट दिया है, अब चाहे वो हमास ने दिया है, हिजबुल्लाह ने दिया है, इजराइल ने दिया है, वॉर का सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज वॉर का जो नजरिया है, हम एक फौज, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी वर्ल्ड की, और उसमें इंडियन आर्मी भी शामिल है, वो एक मैक्सिमम ट्रेनिंग हमारी होती है कन्वेंशनल वॉरफेयर। बिल्कुल। कन्वेंशनल वॉर के ऊपर, जिसमें हम डेजर्ट वॉरफेयर की बात करते हैं, जंगल वॉरफेयर की बात करते हैं, माउंटेन वॉरफेयर की बात करते हैं, एम्फीबियस वॉरफेयर की बात करते हैं, तो हम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की बात करते हैं। तो हम इसमें एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के ऊपर हमारी ट्रेनिंग होती है, और हम जितनी भी एकेडमीज में हम ये इसको अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी से लेके इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके बाद आपका इन्फेंट्री स्कूल, आपका CIJW, और जो भी जितने भी आपके हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा जो फोकस है वो हमेशा कन्वेंशनल के ऊपर रहा है। और आपका ये जो सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है वो सब कन्वेंशनल की तरफ जा रही। अब हमको अपनी ट्रेनिंग में, अपनी मेथोडोलॉजी में और अपनी सोच में फर्क लाना पड़ेगा। और साथ साथ जो एक टेक्नोलॉजी हम देखिए, अंडरग्राउंड आपके पास रेडार सेंसिंग यूनिट्स आ गई हैं जो इजराइल ने इस्तेमाल की हैं, और उसको पिन पॉइंट, उसको ये पता चल गया है ये टनल में कहां पे कितने लोग वहां पे छुपे हुए, और उसी प्रकार से एक्सप्लोसिव्स को प्लांट किया गया है, और उसी प्रकार से आपने फास्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल आपने देखा। स्पेशली जब ऐसे टनल वॉरफेयर होते हैं तो फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे दुश्मन के जो रास्ते बंद हो जाते हैं, वो एक रास्ता आपका टनल का बंद कर देता है वो बॉम्ब। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी टेक्निक्स सामने आए हैं, और आई एम श्योर जो हमारी भारतीय फौज है और जो उसके सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। बिकॉज जो आपके डॉक्ट्रिन्स हैं, जो आपका तरीका है लड़ने का, एक वॉरफेयर है, वो आपको बदली करना इसको पड़ेगा। बिकॉज अगर जैसे आपने बताया जम्मू एंड कश्मीर में लड़ाई छिड़ेगी, तो हो सकता है टनल के थ्रू आए सोल्जर्स, हो सकता है टनल में ही आपको लड़ना पड़े, और आपको जमीन के अंदर लड़ना पड़े। अब आपने इसको देखा, अंडर वाटर का भी वॉरफेयर स्टार्ट हो गया है। आपने UAV देखे जो अंडर वाटर सबमरीन्स को टारगेट कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार के जो नई टेक्नोलॉजी, जहां पे आपको दुश्मन दिखाई नहीं देगा,
और इसीलिए एग्री। आपका जीबीयू बॉम्ब्स आके, आपके जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जो जी जी। आपके जो इसको जीबीयू 57 और जीबीयू 31, ये दो बॉम्ब्स अमेरिका के पास है जो शायद आज भारत के पास नहीं है। तो ये बहुत ओके। जरूरी हो गया है, खास तौर पे जीबीयू 57 बॉम्ब एक 200 पाउंड 2000 पाउंड का बॉम्ब है ये, और ये जमीन के 30 मीटर नीचे डेटोनेट करता है। ये इसका जी मतलब है कि आपके जितने भी एक दुश्मन की न्यूक्लियर साइट्स है, आप इसको टारगेट कर ओके। सकते हैं। तो अभी ये वक्त आ गया है राजेश जी, ये सारी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, क्योंकि कल की लड़ाई में अगर आपने विजय हासिल करनी है और आपने फतेह हासिल करनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस टाइप की वॉरफेयर को आपको अपने डॉक्ट्रिन्स अब में, वॉर डॉक्ट्रिन्स में लेके आना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर महेंद्र, मुझे फिर एक छोटे से ब्रेक ले जाना सर। मैं ब्रेक के बाद सीधा आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे ईरान का रोल अब समझना है, क्योंकि ईरान ने जो करना था कर दिया है, लेकिन दुनिया की नजरें इजराइल पे टिकी हैं, लेकिन तेल अवीव में खामोशी है। इसको समझ अब दोनों के पास सर एक और बड़ी खबर है जिस पर मुझे लगता है कि और डिटेल से हमें बात करनी होगी। भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, जो कुछ हमारे पास है उससे ही हम लड़ेंगे, सिंह बोले। 1965 के बाद सबसे कम हुए फाइटर जेट, वायुसेना के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर का बड़ा बयान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर का बड़ा बयान सामने आया, जो कुछ हमारे पास है उससे ही लड़ेंगे। ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद एपी सिंह सर का बयान सुनाएंगे, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। वायुसेना के सामने स्क्वाड्रन बना चुनौती, चीन पाक से मिल रही चुनौती, टू फ्रंट वॉर के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। भारत के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन इनमें से भी मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन हैं जो जल्द रिटायर होंगे। जो मेरे पास जानकारी है, भारत के पास बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन। नेक्स्ट ग्राफिक्स। 1965 के बाद सबसे कम स्क्वाड्रन, 2030 तक तेजस मार्क 1 की जो है फुल सप्लाई हो पाएगी। 114 मल्टी रोल फाइटर प्लेन भी भारत को चाहिए। 2018 के बाद नहीं कोई प्रोग्रेस दिखी है डील में, रातों रात प्लेन नहीं खरीद सकते, ये भी एयर चीफ ने कहा है। अतीत से सबक लेने की भी जरूरत है, एयर मार्शल की तरफ से कहा गया। एपी सिंह सर का एक बयान आप सुनिए और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि चर्चा हम करेंगे तो उसके कई मायने निकल सकते हैं। जल्दी से इस बयान को सुनिए एक बार। And my second quick question is about there have been concerns about depleting fleet of the fighter squadrons. So what is the status of the MRFA project? So it seems it's stuck, so would like to have your response on that. So as far as Eastern Ladakh is concerned, the situation remains practically same as it has been for last 1 year plus, except that we see the development of infrastructure on the other side has been fairly rapid. We are trying to match up with that. We are also upgrading our airfields. There are new airfields which are coming up in area like Neoma and all that. So that is being progressed and at a fast pace. We are also beefing up the capacities of the airfields which are already existing. Also, there are plans to utilize the civil infrastructure. There are these ALGs which are available in the central sector, which are being, we are in touch with the state governments to either take over those or at least having assurance that they will be available for our operations. So this is how we are handling the situation as far as infrastructure is concerned. And the second question was about depleting fighter strength, you said. MRFA, okay. So MRFA, the RFI was issued. We have got the response from everybody. We have made the requirements very clear. Now we are waiting for the response from the
the decision to be taken as to what route we will follow. At the moment, we are going to follow the DAP 2020 route, where the RFP will be issued, and hopefully we'll get the response fast, and we'll go ahead with this aircraft. So there is a requirement to have it make in India. That is something which we have very clearly stated in that the aircraft has to be made in India, and because of that, the people who have to respond have to fight. थोड़ा सा पढ़कर अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास चलूं कि एयर चीफ कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है उसी से लड़ने को हम प्रतिबद्ध हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा एसेट से के संरक्षण और कर्मियों को उनके सही तरीके से उपयोग करने की ट्रेनिंग पर हम जोर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और स्क्वाड्रन जो हैं वो उन्हें हमें हटाना है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो अभी नहीं मिल पा रही है। खासकर जो तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में जो देरी हो रही है उसके ऊपर भी सर ने कई सवाल खड़े किए हैं। सीधा हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगा। मेजर जनरल राजन कोचर सर, एयर चीफ का ये कंसर्न वाकई में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अगर मैं चीन को देखता हूं तो उसके पास, जहां तक मेरा नॉलेज है, 90 से 100 के आसपास स्क्वाड्रन मौजूद हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान के पास भी एयरफोर्स के 15 से 18 के बीच स्क्वाड्रन हैं। उसमें F-16 उसके पास है, JF-17 उसके पास है। अब खबरें आ रही है कि वो JF-31 जो कि एक स्टील्थ फाइटर जेट है उसको भी वो ले रहा है। तो इस बीच भारत के स्क्वाड्रन की संख्या लगातार कम होना, तेजस मार्क 1 का एक लंबा इंतजार, AMCA कहां पर है उसका एक लंबा इंतजार, कोई नई डील होना नहीं, ऊपर से वायु सेना प्रमुख का ये कंसर्न, इसे आप कैसे देखते हैं साहब? चिंताजनक सिचुएशन है हमारे एयरफोर्स के लिए, और ये हम कई साल से देख रहे हैं। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और मैं एयर चीफ की बात को सेकंड करता हूं कि 2018 की बाद कोई इम्प्रूवमेंट हमारी एयरफोर्स में नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर हमने राफेल के हमारे पास 2 स्क्वाड्रन्स आए थे। अब जो हमारा जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कोई ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, और जो कैपेबिलिटीज और जिस तरीके से हर एक साल में जो आपको टारगेट्स दिए हुए हैं, जो आपको अचीव करने हैं, हमने देखा कि पिछले 5 साल में ये टारगेट्स अचीव नहीं हुए। तो एयर चीफ अगर बात करते हैं तो 123 तेजस एयरक्राफ्ट का अभी जो ऑर्डर पेंडिंग है, और हम 114 की बात करते हैं जो आपने MRCA बोला है। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 से 24 एयरक्राफ्ट आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस स्क्वाड्रन का रोल क्या है। तो अगर हम इसको बात को एनालाइज करें तो तेजस के जितने ऑर्डर हैं वो हमको 6 से 7 स्क्वाड्रन हमको देते हैं। तो अगर हम 11 स्क्वाड्रन्स की या 12 स्क्वाड्रन्स की डेफिशिएंसी पे चल रहे हैं तो हमारी 50% डेफिशिएंसी इससे हमारी पूरी होती है। दूसरा जो हमारा टेंडर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 2 इसमें कंटेंडर्स हैं, एक है लॉकहीड मार्टिन और एक है डसॉल्ट। तो ये 2 कंटेंडर्स सामने आ रहे हैं इस टेंडर के लिए जो MRCA का टेंडर है। तो अब देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर है और जो इसका एक लीड टाइम हम जिसको बोलते हैं वो 10 से 12 साल होता है मिनिमम। तो अभी हम बात अब तक कर रहे हैं कि ये जो कैपेबिलिटी गैप है आज इंडियन एयरफोर्स में, ये कौन से समय तक पूरा होगा।
दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज चुनौती आज हमारे बॉर्डर पर है। भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स वेट नहीं कर सकती 10 साल के लिए, और इसीलिए मेरी हिदायत गवर्नमेंट से यही रहेगी कि आपका जो इंडिजिनस प्रोग्राम है आप इसको बरकरार रखिए, आप इसको चलाते रखिए, बट बहुत जरूरी है कि आपको हवाई जहाजों को इंपोर्ट डायरेक्टली आपको एक्विजिशन आपको करनी पड़ेगी, जैसे आपने रफेल की एक्विजिशन की है। 36 आपने रफेल आपको लेके आए हैं, और आने वाले वक्त में आपको ज्यादा स्टेल्थ फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट जो आपका जो इसको जनरेशन 3.5 या जनरेशन 4 से काम नहीं चलेगा, आपको जनरेशन 4.5 और जनरेशन 5.0 पे आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहां से एयरक्राफ्ट ले रहा है, अपने चाइना से अपने स्टेल्थ फाइटर्स को इंप्रूव कर रहा है। तो जब तक आप अपने एडवर्सरी के साथ अपना पेस मिला के नहीं चलेंगे, ये आप उसका मुकाबला नहीं आने वाले वक्त में नुकसान होगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। माफी चाहूंगा सर। डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं आपके पास एक अलग पॉइंट लेकर आ रहा हूं, क्योंकि वक्त का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत के दौरे पर हैं सर। इंडिया आउट अभियान चलाया, मालदीव की सत्ता में बैठे, सबसे पहले टर्की गए, फिर चाइना गए, लेकिन अब भारत पहुंचे हैं। वो 4 दिन से उनका दौरा है, उसके ऊपर एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम है इसलिए सर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से मालदीव एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कगार पे खड़ा है, और उनका जो कर्ज है वो उनके जीडीपी के 114% से के करीब हो गया है, तो उनके पास सिर्फ 1.5 महीने का जो रीपेमेंट का जो है उनके पास फॉरेन रिजर्व है। तो ऐसे में अब जिस प्रकार से श्रीलंका ने भी भारत का रास्ता किया, वैसे ही मालदीव अब दूसरा पड़ोसी देश है जिसको ये लग रहा है, ये एहसास हो रहा है कि चीन की दोस्ती कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी जो है। तो अब उनका मुख्य जो आप कहें कि उनकी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो टूरिज्म है, तो कहीं न कहीं पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से चरमरा गई है, और ऐसे में वो भारत का रुख कर रहा है, और भारत ने उसको मदद भी की है। अभी पिछले दिनों जो है जिस प्रकार से हमने करीब $50 मिलियन का जो है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उसके बाद इस अभी हम दूसरे सबसे बड़े कर्जदार हैं चीन के बाद। अगर बात करें तो हमारे $400 मिलियन का है, जबकि चीन का करीब 450 या 500 के आसपास है। तो दूसरे बड़े कर्जदार हैं। ऐसे में भारत ने अपने एक पड़ोसी की भूमिका निभाई है। शायद इसी वजह से वहां के राष्ट्रपति के सुर और स्वर दोनों बदले हुए नजर आ रहे हैं। जी, वैसे भी भारत में कहा जाता है कि सुबह का भटका शाम को वापस लौट आए तो उसे भटका नहीं कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल राजन कोचर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और इतनी बारीकी से तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।